आज का अपना टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, कला संबद्ध व कला असंबद्ध स्रोत। अब अपने जब तरंगों का अध्ययन करते हैं तो उस समय तरंगें काफी संख्या में होती हैं और जो विभिन्न दिशाओं से आके किसी बिंदु पे मिलती हैं, तो कई तरंगें समान माध्यम में एक ही बिंदु पे आके मिल रही हैं। जैसे ये प्रथम तरंग है अपने पास, ये द्वितीय तरंग है, मान लेते हैं इसका विस्थापन y1 और इसका विस्थापन y2 है। इस तरह और तरंगे भी अपने ले सकते हैं और ये सारी तरंगे इस बिंदु P पे मिल रही हैं। अब जो बिंदु P पर यहाँ कण उपस्थित है, अब ये तरंगे आ रही हैं तो ये सरलावर्त गति कर रही है, तो ये कण भी सरलावर्त गति करेगा। तो इसका जो विस्थापन है P बिंदु पे जो कण है, वो विस्थापन इन तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा। जैसे अपने लिख देते हैं y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 डैश yn। तो ये अपने अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। जब दो या दो से अधिक तरंगें समान माध्यम में गति करते हुए किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो माध्यम के कण का परिणामी विस्थापन सभी तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अब जो ये परिणामी विस्थापन है, ये निर्भर करता है तरंगों के आयाम पर। जब अपने इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन लेते हैं तो इसका मान r साइन ओमेगा टी आता है। जो r है अपने पास, ये परिणामी आयाम है और इसका जो सूत्र है वो ये होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाई होता है। अब r परिणामी आयाम है, a और b इन तरंगों के आयाम है। जैसे इस तरंग का आयाम a और इसका अपने b है, तो जो परिणामी विस्थापन है वो तरंगों के आयाम पे निर्भर करता है, इनके संचरण की दिशा पे निर्भर करता है। ये तरंगे किस दिशा में है या किस कला के अंदर है। अब मान लेते हैं जैसे ये दो तरंग है अपनी, ये प्रथम तरंग है और ये द्वितीय तरंग है। अब दोनों समान कला के अंदर है, कारण दोनों के सुरंग एक तरफ है, दोनों के गर्त एक तरफ है। इस स्थिति में परिणामी जो विस्थापन है अपने, वो अधिकतम आएगा। इसी प्रकार अगर ये तरंगे विपरीत कला में है, तो इस स्थिति में अपने पास जो परिणामी विस्थापन है वो न्यूनतम आएगा। अगर दोनों तरंगों का आयाम बराबर हो और ये विपरीत कला के अंदर हो, तो इस स्थिति के अंदर जो परिणामी विस्थापन है वो 0 आता है, परिणामी आयाम का मान 0 होता है। तो ये इनके संचरण की दिशा पे निर्भर करती है। फिर उसके बाद इनके मध्य कलांतर पे निर्भर करती है। कलांतर एक उदाहरण स्वरूप ले, अगर कलांतर का मान 2n पाई है, पाई का पूर्ण अपने समगुणज है, तो इस स्थिति में संपोषी व्यतिकरण होता है। ये घटना है अपने प्रकाश की, इस स्थिति में जो भी प्रभाव होगा वो अधिकतम होगा। जैसे ये वाला जो चित्र है संपोषी व्यतिकरण का है। अगर ये कलांतर अपने पास 2n-1 पाई है, इस स्थिति, जैसे ये वाला अपने डायग्राम है, इस स्थिति में अपने जो भी प्रभाव है वो न्यूनतम होंगे। जैसे परिणामी आयाम न्यूनतम होगा, परिणामी विस्थापन का मान न्यूनतम आएगा। तो ये इनके मध्य कलांतर पे निर्भर करता है। जैसे अपने कलांतर का ही थोड़ा ध्यान से समझे। इसमें ये प्रथम तरंग यहाँ आ रही है, y1 विस्थापन, इसका आयाम ये द्वितीय तरंग, इसका आयाम b विस्थापन y2 है। अब अगर गौर करें इस P बिंदु पर, तो दोनों तरंगों के सुरंग मिल रही हैं, या इस बिंदु पर आके दोनों तरंगों के गर्त मिल जाएं, तो उस स्थिति के अंदर परिणामी विस्थापन, परिणामी आयाम, परिणामी तीव्रता, ये सब अधिकतम होंगे। अगर स्थिति ये आ जाए इसके अंतर्गत
जैसे प्रथम तरंग इसका विस्थापन अपने आयाम ए ले रहे हैं, और ये द्वितीय तरंग। अब P बिंदु पर एक तरंग का स्रंग और दूसरे का गर्त मिल रहा है, तो इस स्थिति के अंदर जो परिणामी विस्थापन, आयाम और तीव्रता ये न्यूनतम होंगी। तो ये अपने अध्यारोपण का सिद्धांत है। अभी अपने कथन में बोल दिया कि परिणामी विस्थापन सभी तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। अगर अपने अलग अलग दिशाओं से तरंगें आके मिल रही है तब अपने सदिश चिन्ह का यूज करते हैं। अगर तरंगें एक ही दिशा में जा रही है, जैसे व्यतिकरण की घटना होती है, तो उस स्थिति के अंदर अपने सदिश चिन्ह लगा के सिर्फ नॉर्मल ये लिखते हैं, जो परिणामी विस्थापन है सभी तरंगों के विस्थापन के योग के बराबर होता है। तो ये अपने अध्यारोपण का सिद्धांत था। फिर अपना जैसे इस पाठ के अंदर अपने तरंग प्रकृति के ऊपर पहली घटना व्यतिकरण पढ़ेंगे प्रकाश की। अपने व्यतिकरण के जो मूल शर्त है उसके अंदर ये मूल शर्त है कि स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। अब अपने कला संबद्ध स्रोत की बात करते हैं। अब अपने पास कोई प्रकाश स्रोत है, तो प्रकाश स्रोत के अंदर असंख्य परमाणु हैं। जब उस स्रोत को ऊर्जा देते हैं तो उसके परमाणुओं को ऊर्जा मिलती है, तो परमाणु अपनी मूल से उत्तेजित अवस्था ग्रहण करते हैं। एक परमाणु आ गया, इसी तरह दूसरा परमाणु आएगा, अलग अलग परमाणु है अपने पास एक विभक्त श्रृंखला के रूप में, और उत्तेजित अवस्था के अंदर ये लगभग 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकते हैं। अब इनको ऊर्जा मिली, अब कोई परमाणु है वो जल्दी ऊर्जा लेके उत्तेजित अवस्था में जाएगा और अपने उत्तेजित से वापस मूल में आएगा, कुछ कोई बाद में आएगा। तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, जैसे ये परमाणु पहले उत्तेजित में आया तो ये मूल अवस्था में लौटते समय फोटोन के रूप में प्रकाश का त्याग कर देगा, ये फोटोन के रूप में प्रकाश का त्याग करेगा, ये फोटोन के रूप में प्रकाश का त्याग करेगा। तो इस स्थिति में इन कणों जो अपने कहेंगे जो फोटोन है, ये इनकी जो कला है वो समान नहीं होगी, कलांतर है जो समान नहीं आएगा। तो इस स्थिति के अंदर ये कला असंबद्ध स्रोत होते हैं। तो कला संबद्ध स्रोत अपने ये लिखते हैं कि वे स्रोत जिनका कलांतर समय के साथ नियत हो, उन स्रोतों को अपने कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो इससे अपने क्या जब एक नॉर्मल अपने घर के अंदर एक बल्ब लेते हैं, तो बल्ब का जो प्रकाश है उससे विभिन्न अपने को फोटोन मिल रहे हैं, तो लेकिन उनका कलांतर समय के साथ बदलता है। तो उस स्थिति के अंदर वो कला संबद्ध ना होकर कला असंबद्ध होते हैं। जैसे एक अपने मैथमेटिकल समीकरण से इसका उदाहरण लें, y1 बराबर a sin ओमेगा टी और y2 बराबर a cos ओमेगा टी। अब अपने देखते हैं दोनों के अंदर इनका कलांतर नियत है या नहीं है। तो कलांतर ज्ञात करने के लिए दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या त्रिकोणमितीय फलन एक जैसे होने चाहिए, दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। तो जैसे यहाँ दोनों प्लस हैं लेकिन एक साइन और एक कोस है, तो इसको अपने लिख देते हैं a साइन π/2 प्लस ओमेगा टी। साइन 90 प्लस जो थीटा होता है वो कोस थीटा होता है। तो अब अपने इनके बीच में कलांतर लें, तो इसमें कलांतर इसका कोण अपने पास है π/2 प्लस ओमेगा टी। कलांतर का मतलब होता है कला कोणों का अंतर। कला शब्द का मतलब होता है वो भौतिक राशि जो साम्य स्थिति से कण की स्थिति और गति की व्याख्या करती है, उसे अपने कला कहते हैं। इस स्थिति में साम्य स्थिति से बनाया गया कोण कला कोण कहलाता है, और दो कणों के कला कोणों के अंतर को अपने कलांतर कहते हैं। तो इसका जो कोण है वो π/2 प्लस ओमेगा टी और इसका ओमेगा टी है, तो माइनस ओमेगा टी। तो उत्तर अपने पास आ जाएगा π/2। अब अपने गौर करें जो ये कला अपने कलांतर है वो समय पे निर्भर नहीं कर रहा, तो ये दोनों स्रोत कला संबद्ध स्रोत हैं। फिर एक समीकरण अपने ये ले लेते हैं y1 बराबर a साइन ओमेगा 1t, y2 बराबर a साइन ओमेगा 2t। अब इनके अंदर त्रिकोणमितीय फलन एक जैसे हैं, अपने कलांतर लें ओमेगा 2t माइनस ओमेगा 1t। इसका कला कोण ओमेगा 2t है और इसका ओमेगा 1t है, तो इसमें अपने पास उत्तर आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t।
तो यहाँ अपने गौर करें तो यहाँ जो कलांतर है वो समय पे निर्भर कर रहा है, तो इस स्थिति के अंदर ये अपनी कला असंबद्ध स्रोत होंगे। यहाँ कलांतर समय पे निर्भर नहीं कर रहा, ये अपने पास कला संबद्ध स्रोत हैं। अब दिक्कत ये रहती है कि दो स्वतंत्र स्रोत, जैसे अपने एक ही कंपनी की दो एलईडी लाइट ले लें और अपने इनको एक साथ ऑन करें, तो ये दो स्वतंत्र स्रोत हैं। तो एक साथ ऑन करने पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग एक जैसी अपने पास, इनको सेम वाट दे रहे हैं, अपने सेम वोल्टेज है, सेम करंट है, सब कुछ इसके अंदर समान है, एक साथ ऑन किया, लेकिन फिर भी ये कला संबद्ध नहीं होंगे। कारण इनके कला संबद्ध स्रोत की जो अपने कहते हैं मूल स्थिति या बात करते हैं तो अपने ये कहते हैं कि कलांतर समय पे निर्भर नहीं करना चाहिए, कलांतर समय के साथ नियत होना चाहिए। तो इस स्थिति में जो इनका कलांतर है वो समय के साथ बदलेगा, तो इससे एक ही बिंदु पर जो प्रकाश की तीव्रता है उसमें अपने को उतार चढ़ाव मिलेगा। तो इस स्थिति में दो स्वतंत्र स्रोत कभी कला संबद्ध स्रोत नहीं होते। हाँ, लेकिन अगर अपने दो लेजर ले लें, दो अपने आम भाषा में बोले दो लेजर लाइट ले लें, ये कला संबद्ध होती है। लेजर का जो कॉन्सेप्ट होता है आम लाइट की तुलना में थोड़ा अलग होता है। जैसे लेजर के अंदर तो अपने होता है कि जैसे मूल स्तर है, फिर उसके बाद उत्तेजित स्तर है, अपने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी तो वो अपने मूल से उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। लेकिन लेजर के अंदर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण सीधा उत्तेजित से मूल में नहीं होता, वो बीच में एक होता है मित स्थायी स्तर, इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित से मित स्थायी स्तर में आएंगे, यहाँ इकट्ठे होते रहेंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉनों के जो रुकने का समय उत्तेजित की तुलना में ज्यादा होता है। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन सभी एक साथ नीचे आते हैं। तो इस स्थिति में जो अपने को लाइट मिलेगी वो पूर्णतया कला संबद्ध होगी, या कहते हैं कि उनका जो कलांतर है वो समय पे निर्भर नहीं करेगा। तो दो स्वतंत्र स्रोत कभी कला संबद्ध स्रोत नहीं होते, लेकिन दो एक जैसी जो लेजर लाइट है, अपने बोले सही इसका उच्चारण तो लेसर होता है, तो ये अपने पास क्या होते हैं, पूर्णतया कला संबद्ध स्रोत होते हैं। अब अपने ये तो कह दिया कि दो स्रोत कला संबद्ध स्रोत नहीं है, फिर अपने को कला संबद्ध स्रोत चाहिए। तो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने के दो मेथड हैं। एक तो होता है तरंगाग्र विभाजन और एक अपने पास होता है आयाम विभाजन। ये अपने तरंगाग्र को विभाजित कर दें, जैसे इसका उदाहरण है यंग का द्विछिद्र प्रयोग। एक अपने एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश सरंग और गर्त के रूप में चलेगा और आगे अपने क्या कर देते हैं, इस पे दो स्लिट या दो छिद्र बना देते हैं। अब हाइगेन के सिद्धांत से यहाँ प्रकाश उत्सर्जित हुआ, वो यहाँ पहुंच गया t समय बाद, तो यहाँ सभी कणों की कला समान है। अब कला समान वाले जो कणों का बिंदुपथ होता है उसे अपने तरंगाग्र बोलते हैं, और ये तरंगाग्र इन स्लिटों से होके गुजरेगा, तो एक तरंगाग्र दो भागों में बट गया, इसे तो अपने बोलते हैं तरंगाग्र विभाजन। अब यहाँ से तरंगाग्र आगे जाएगा, यहाँ से आगे जाएगा, तो वो जो द्वितीयक तरंगिकाएं अपनी है या तरंगाग्र है उनके बीच में अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण से अपने को पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम या न्यूनतम मिलेगी। तो यह तो अपने तरंगाग्र विभाजन है। आयाम विभाजन का है अपने माइकलसन व्यतिकरण मापी। अपने जो सिलेबस है, चाहे वो आरबीएससी चाहे सीबीएसई, उसमें यंग का द्विछिद्र प्रयोग तो है, लेकिन माइकलसन व्यतिकरण मापी जो है अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। इसमें अपने नॉर्मल है, जैसे एक वर्णी स्रोत है उसके आगे उत्तल लेंस रख दें और ये स्रोत इस लेंस के फोकस पे रखा हुआ है, तो मुख्य फोकस से आने वाली किरणें जब लेंस पर आपतित होती हैं तो वो समानांतर हो जाएंगी। अब आगे यहाँ अपनी कांच की प्लेट रख देते हैं जिसका आधा भाग तो पारदर्शक है, यानी आधे भाग से तो प्रकाश निकल सकता है,
और आधे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। इस प्लेट को 45 डिग्री कोण पे रख दें। अब जब प्रकाश यहाँ पहुंचेगा तो आधे भाग का तो इधर परावर्तन हो जाएगा और आधा भाग सीधा चला जाएगा। इन भागों को वापस इधर समतल दर्पण लगा दें और ये प्रकाश इस दर्पण से टकरा के वापस यहाँ आके मिलेगा तो इनमें अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण से अपने को व्यतिकरण प्रतिरूप मिल जाता है। तो ये जो आधार है इसमें अपने आयाम को बांट रहे हैं। यह आयाम विभाजन विधि है कला समन स्रोत की, यह तरंगाग्र विभाजन विधि है। इसका उदाहरण माइकलसन व्यतिकरण मापी और इसका यंग दीक्षित प्रयोग है। तो अपने राजस्थान बोर्ड में या सीबीएसई का सिलेबस है उसमें सिर्फ यंग का द्विछिद्र प्रयोग है, माइकलसन व्यतिकरण मापी नहीं है। तो ये दो टॉपिक अध्यारोपण का सिद्धांत और कला समन स्रोत। अब ने यहाँ पे जो कलांतर नियत है तो कला संबद्ध है, कलांतर नियत नहीं है तो वो कला असमन स्रोत होते हैं।